नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका से। खबरों की शुरुआत करते हैं। एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4:30 बजे करियप्पा ग्राउंड में संबोधन होगा उनका। आर्थिक सशक्तिकरण का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम रैली को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे करियप्पा ग्राउंड में संबोधन किया जाएगा। आर्थिक सशक्तिकरण का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी खबर। पीएम रैली को संबोधित करेंगे। एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में ये रैली होगी। शाम 4:30 बजे करियप्पा ग्राउंड में संबोधन भी होगा। तो शाम 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। करियप्पा ग्राउंड वो जगह होगी जहां पर एनसीसी पीएम रैली होने वाली है और इस दौरान आर्थिक सशक्तिकरण का मंत्र देते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात करेंगे, संबोधन देंगे इस दौरान और किस तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से और ज्यादा सशक्त होना चाहिए इस बाबत संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो शाम 4:30 बजे करियप्पा ग्राउंड में ये संबोधन होगा। आर्थिक सशक्तिकरण का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आर्थिक सशक्तिकरण का मंत्र देंगे, इसके साथ साथ और भी बातें वो करेंगे इस दौरान। तो पीएम रैली को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे करियप्पा ग्राउंड में ये संबोधन का कार्यक्रम होगा। आर्थिक सशक्तिकरण का मंत्र होगा जो प्रधानमंत्री मोदी देंगे। तो एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बिल्कुल, आत्मनिर्भर का मंत्र देंगे कि किस तरह से आत्मनिर्भर बना जाए। अमृतकाल की एनसीसी विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने की पूरी उम्मीद है और शाम 4:30 बजे का वक्त रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लिए। ज्यादा सरपंच शामिल हो रहे हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 100 से ज्यादा महिलाएं भी रैली में भाग लेंगी। एनसीसी पीएम रैली में आत्मनिर्भर होने का मंत्र दिया जाएगा। तो देखिए, शाम 4:30 बजे का वक्त रखा गया है और 2200 से ज्यादा एनसीसी यहां पर तमाम लोग शामिल होंगे और साथ ही साथ आर्थिक सशक्तिकरण पर किस तरह से जोर दिया जाए इस पर भी बातचीत होगी और बातचीत होगी कि आत्मनिर्भरता किस तरह से बढ़ाई जाए। बिल्कुल, और दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में ये पूरा संबोधन हो रहा है शाम 4:30 बजे और कोशिश ये की जाएगी कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर होने का मंत्र लोगों को दे। अमृतकाल की एनसीसी विषय पर भी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। तो ये तमाम एनसीसी पीएम रैली के दौरान संबोधन में होगा और अमृत पीढ़ी के योगदान और सशक्तिकरण का प्रदर्शन भी किया जाएगा। बिल्कुल, 2200 से ज्यादा एनसीसी कैडेट रैली में हिस्सा लेने वाले हैं। यहाँ पर बड़ी पैमाने पर आपको महिलाएं भी देखने को मिलेंगी और 24 देशों के युवा कैडेट भी इस रैली में शरीक होने वाले हैं। बिल्कुल, और आगे बता देते क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर वाइब्रेंट गांव के 400 से ज्यादा सरपंच भी मौजूद रहेंगे। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई 100 से ज्यादा महिलाएं भी रैली करेंगी और कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम होने वाला है। शाम 4:30 बजे करियप्पा ग्राउंड में ये संबोधन होगा और बहुत कुछ इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह शहरी सहकारी बैंकों के सम्मेलन का वो उद्घाटन करेंगे और नासिक में सम्मेलन का उद्घाटन करना है गृह मंत्री अमित शाह को। तो बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। शहरी सहकारी बैंकों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। नासिक में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री। तो महाराष्ट्र के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच आपको बताया कि अमित शाह का ये दौरा है, चूंकि इसे चुनावी दौरा नहीं कहा जा रहा है। नासिक में सम्मेलन का उद्घाटन करने पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। शहरी सहकारी बैंकों का ये सम्मेलन है जिसका वो उद्घाटन करेंगे। नासिक में ये सम्मेलन होगा और इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं और यहां पर
शहरी सहकारी बैंकों के सम्मेलन का वो उद्घाटन करेंगे। नासिक में ये कार्यक्रम होना है। नासिक में इस सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, सहकारिता मंत्री भी हैं गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और इस दौरान शहरी सहकारी बैंकों के सम्मेलन का वो उद्घाटन करेंगे। जब से इस मंत्रालय की शुरुआत हुई है तब से ऐसी कोशिश की जाती रही है कि जो सहकारी बैंक हैं या जो सहकारी समितियां हैं उन्हें इससे जोड़ा जाए, और इसी को लेकर नासिक में सम्मेलन है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। नासिक में इस सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। शहरी सहकारी बैंकों का ये सम्मेलन होगा और इसका उद्घाटन करने के लिए वो नासिक पहुंचेंगे। और वहीं बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, गिर सकती है महागठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार कर सकते हैं एनडीए में वापसी, बीजेपी के सहयोग से बना सकते हैं सरकार। जी हां, नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू और आरजेडी के बीच की जो तनातनी है, जो कला है, वो खुलकर सामने आ रही है। ऐसे में गिर सकती है महागठबंधन की सरकार और इसे लेकर आज नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार एनडीए में वापसी कर सकते हैं और बीजेपी के सहयोग से एक बार फिर से सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल, तो बिहार में सियासी पारा हाई हो चला है। बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नीतीश कभी भी बीजेपी के सहयोग से सरकार बना सकते हैं। उनके इस्तीफा देने की खबरें लगातार आ रही थी। वहीं कहा यह भी जा रहा था कि आरजेडी चाहती है कि बिहार में वो सत्ता में आ जाए और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा लालू यादव की वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही थी, जिसके चलते अब ये बदलाव हो रहे हैं। बिल्कुल, और गीतू, जैसे कि हमने कल कार्यक्रम में देखा, गणतंत्र दिवस का एक कार्यक्रम था। अक्सर देखा जाता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है एक दूसरे के साथ बातचीत करते नजर आते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में जो दोनों के बीच की तनातनी है, जो अनबन है, वो खुलकर देखी गई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए कुछ कुर्सियां लगाई गई थी बैठने के लिए, जहां पर जब नीतीश कुमार बैठे तो तेजस्वी यादव उनके ठीक बगल में नहीं बैठे बल्कि कुछ दूरी पर जाकर बैठे और अपने जो साथी विधायक हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। ऐसे में जो इनके बीच की जो कलह है वो लगातार खुलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मोनिका, और लगातार ये भी कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि सब कुछ ठीक चल रहा है। वहीं महागठबंधन को लेकर नीतीश कुमार के पार्टी के लोग भी यही कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, महागठबंधन टूटा नहीं है। लेकिन खबरें लगातार छनकर बाहर आ रही हैं कि कभी भी बीजेपी में वापसी कर सकते हैं, एनडीए में वापसी कर सकते हैं, बीजेपी के सहयोग से सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। तो लगातार ये चर्चा बनी हुई है। इस्तीफा देने की खबरें भी कल चर्चा में थी कि वो इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार बनाने की पूरी प्लानिंग है बीजेपी के साथ और एनडीए में वापसी माना जाए नीतीश कुमार की। बिल्कुल, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे तो 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ये ऑफर किया जा सकता है बीजेपी को। वहीं बिल्कुल, और आरजेडी भी कहीं ना कहीं अपनी जुगत में लगी हुई है। कहा यह भी जा रहा था कि जीतन राम मांझी को ऑफर दिया जा रहा है डिप्टी सीएम बनाने का। तो एक तरफ आरजेडी खेमे में पूरी हलचल है, जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश है। तकरीबन 8 विधायकों की जरूरत है जादुई आंकड़े को पाने के लिए, और ये कोशिश की जा रही है आरजेडी की तरफ से कि किसी भी तरह से वो सरकार बना ले। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार को तो चाणक्य कहा जाता है मोनिका राजनीति का, और ऐसे में वो एक बड़ा दांव अब खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि जो गठबंधन बनाया जा रहा था, तो इंडिया गठबंधन बनाया जा रहा था, उसमें जो टूट है वो निकलकर सामने आ रही है। तो बीजेपी नीतीश में मेल, जैसे कि आप लगातार बता भी रही हैं, बिहार में जो सियासी खेल है अब वो अब अलग ही दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और 7 दिनों में इस्तीफा देने की बात कही जा रही है। 28 जनवरी का इंतजार है। तो 2005 में यूपी के समर्थन से सरकार बनाई गई थी, और इसको बता दें कि बिहार के सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी नीतीश कुमार ने। और लेकिन इस बार जो बदलाव दिख रहे हैं गठबंधन में, वो कहीं ना कहीं अब ये माने जाए कि ये गठबंधन जो है वो टूटने वाला है। बिल्कुल, जो कलह है दोनों पार्टियों के बीच की, जो अभी तक सरकार मिलकर चला रही थी, वो जो कलह है वो निकलकर सामने आ रही है। जो अनबन है वो साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री बने, बहुमत नहीं होने की वजह से 7 दिन में इस्तीफा भी दिया था और 2005 में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी। और दूसरी बार बिहार के सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली। तो सीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद 2013 में बीजेपी ने 17 साल पुराना रिश्ता भी खत्म किया था। बिल्कुल, और 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दिया और 2015 में मांझी के पद छोड़ने के बाद चौथी बार शपथ ली। तो 2015 में आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था
और वहीं जीते भी थे। 5वीं बार बिहार के सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली और ऐसे में 2017 में महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और छठी बार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और जीते भी और 7वीं बार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। वहीं अगस्त 2022 की बात अगर हम करते हैं तो बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। 8वीं बार आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के समर्थन से सीएम बने और एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने की अटकलें अब तेज होती जा रही हैं। यानी लगातार वो पलटी मार रहे हैं। जो उनका जो गुट है वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, कभी इस पाले तो कभी उस पाले। और एक बार फिर से नीतीश कुमार यू टर्न लेंगे। तो बिहार में सियासी पारा हाई होता हुआ और वहीं बिहार में बदलाव की अटकलें अब तेज होती जा रही है। बिहार के राजनीतिक दल एक्टिव दिख रहे हैं। ये बड़ी खबर, पटना में आरजेडी ने बैठक बुलाई है और पूर्णिया में कांग्रेस के विधायकों की बैठक है। पटना में बीजेपी विधायकों को रहने का निर्देश जारी हो चुका है। तो बिहार में बदलाव की अटकलें काफी तेज नजर आ रही हैं, सरगर्मियां काफी तेज नजर आ रही हैं। बिहार के राजनीतिक दल एक्टिव होते दिख रहे हैं। तो बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये साफ अब नजर आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम से। पटना में आरजेडी ने बैठक बुला ली है, पूर्णिया में कांग्रेस के विधायकों की बैठक चल रही है। हलचल काफी तेज होती हुई बिहार में। बिल्कुल, और पटना में बीजेपी विधायकों को रहने का निर्देश जारी हो चुका है। तो जहां नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, वहीं आरजेडी की भी कोशिश है कि तमाम विधायकों को अपने साथ जोड़ा जाए ताकि सरकार बनाने का दावा वो पेश कर सके। अपनी अपनी तरफ से कोशिश जो है की जा रही है और इसी के मद्देनजर पटना में आरजेडी ने बैठक बुला ली है। बिल्कुल मोनिका, तो वैसे तो पारा गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन लगता है कि बिहार की सियासत का पारा काफी हाई हो चला है और पटना में बीजेपी विधायकों को रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो आरजेडी इस जुगत में लगी हुई है कि किसी तरह से वो सत्ता में वापसी कर जाए या सरकार बना ले। वहीं नीतीश कुमार, क्योंकि चाणक्य है वो राजनीति के, क्या उनसे सत्ता को ले पाना इतना आसान होगा आरजेडी के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये भी देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार जो यू टर्न ले रहे हैं, उन्होंने क्या क्या अपने फायदे देखे और आखिर इंडिया गठबंधन में उन्हें क्या दिक्कतें पेश आ रही थी, क्यों वो आरजेडी के साथ नहीं बने रह पाए और इसी वजह से एक बार फिर से पाला उन्होंने बदल दिया। तो आईएनडीआईए गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। संयोजक के रूप में उन्हें बड़ी भूमिका दी गई थी, लेकिन अब एनडीए में वापसी कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो क्या कुछ होगा इस महागठबंधन का, ये भी सोचा और समझा जा सकता है। और इस बीच बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। सियासी उलटफेर के बीच अधिकारियों का ट्रांसफर हो रहा है। एडीजी, आईजी समेत 79 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। बड़ा फेरबदल इसे माना जा रहा है, प्रशासनिक फेरबदल है ये। और इस दौरान कई जो अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। सियासी उलटफेर के बीच अधिकारियों का ट्रांसफर हो रहा है। एडीजी, आईजी समेत 79 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। बिल्कुल, बिहार में सियासी उठापटक के बीच बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। पटना के डीएम चंद्रशेखर को सीएम सचिवालय लगा दिया गया है और कई जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल, नीतीश सरकार ने कई आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। तो बड़ा फेरबदल है ये, प्रशासनिक तौर पर सियासी उलटफेर हो रही है और उसके बीच अधिकारियों का ट्रांसफर हो रहा है। तो आने वाले समय में और भी बहुत अंदेशे लगेंगे। एडीजी, आईजी समेत 79 आईपीएस अधिकारियों का अगर तबादला हो जाता है तो एक बड़ा फेरबदल आने वाले समय में दिखाई देगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से शुक्रवार शाम इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई और कई बड़े जिलों में ये बदलाव किए गए हैं। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, भागलपुर समेत कई अन्य जिले हैं जहां पर ये उलटफेर, ये बदलाव जो है देखने को मिले हैं नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से। तो एडीजी, आईजी समेत 79 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। बिहार में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा जा रहा है। एडीजी और आईजी समेत अब तक 79 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की बात कही जा रही है। एक तरफ सियासी उलटफेर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं, यानी बिहार में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल, और ये बदलाव हर तरह से हो रहा है, चाहे हम शासन की बात कर लें, हम प्रशासन की बात कर लें, बिहार में ये बदलाव हर तरफ देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम बात करें बिहार सरकार की तो उस पर अभी घोषणा आनी बाकी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें प्रशासनिक फेरबदल चूंकि वो सरकार के हाथों में होता है तो उसे लेकर ऐलान कर दिए गए हैं, तबादले कर दिए गए हैं, अधिकारियों के ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन सरकार को लेकर अभी जो है घोषणा होनी बाकी है।
आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सीएम योगी का खास कार्यक्रम, 189 खिलाड़ियों को देंगे 62 करोड़ की पुरस्कार राशि। एशियाई खेल 2022 और 2023 के खिलाड़ियों को देंगे स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक। विजेताओं को देंगे नियुक्ति और अधिकारियों के पद पर उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा। जी हां, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी होंगे इस दौरान शामिल। ये बड़ी अहम खबर। एशियाई खेल 2022 और 23 के खिलाड़ियों को सम्मान मिलेगा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का खास कार्यक्रम है और इस दौरान इन्हें पदक भी दिए जाएंगे। तो अधिकारियों के पद पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। लखनऊ में सीएम योगी का ये खास कार्यक्रम और इस दौरान विजेताओं को पदक से नवाजा जाएगा। इसके साथ साथ 189 खिलाड़ियों को 62 करोड़ की पुरस्कार राशि दी जा रही है। एशियाई खेल 2022 और 2023 के खिलाड़ियों को ये पदक दिए जा रहे हैं। स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक है जो कि विजेताओं को दिए जाएंगे। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यहां पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ में सीएम योगी का यह खास कार्यक्रम होगा जहां पर अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे और तमाम जो खिलाड़ी हैं उन्हें सम्मान दिए जाएंगे। एशियाई खेल 2022 और 23 के जो खिलाड़ी हैं उन्हें ये सम्मान मिलेंगे और उन्हें पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। 62 करोड़ की पुरस्कार राशि इन तमाम खिलाड़ियों को दी जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सम्मेलन में शिरकत करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे मौजूद। महाराष्ट्र के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का ये आयोजन हो रहा है जिसमें शिरकत करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। सम्मेलन में शिरकत करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। उनके साथ साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद होंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन और इसमें शिरकत करने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंच रहे हैं। और उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। देश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी होती नजर आ रही है। तो लगातार सर्दी अपना कहर बरपा रही है जिसके चलते ये तापमान ऐसे ही बना हुआ है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। कोहरे ने अपना रंग दिखाया हुआ है और इसके चलते वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। देश के कई हिस्सों में भारी कोहरे से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। एक तरह से लोगों के जनजीवन पर ब्रेक लग चुका है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। चाहे हम सड़क यातायात की बात करें या फिर हम ट्रेनों की बात करें या फिर हवाई यातायात की बात करें, सबकी रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। ट्रेनों के वक्त में बदलाव हुए हैं, अपने वक्त से देरी से पहुंच रही हैं। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।